हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे आप लोग, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशंस विलियन। तो हाँ स्टूडेंट, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का सॉल्यूशंस चैप्टर स्टार्ट हो गया था और आज हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर चौथा लेक्चर्स आ रहा है। अभी तक सॉल्यूशंस के ऊपर हमारा 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो लोग अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं सॉल्यूशन का, वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे जाए, वहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट ओपन करें। वहां आपको सॉल्यूशन पार्ट 1, सॉल्यूशन पार्ट 2 और सॉल्यूशन पार्ट 3 मिल जाएगा। पहले उनको आप अच्छी तरीके से बिल्कुल वॉच कर ले, तब आप सॉल्यूशंस पार्ट 4 पे जंप करें। अन्यथा वो प्रीवियस पार्ट देखे बिना ये पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फटाफट जो लोग अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस का, वो लोग पहले हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे जाएं और वहां पर आप सॉल्यूशंस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लें, तब इस लेक्चर्स को देखें। ओके बच्चों, चलो अब थोड़ा सा हम प्रीवियस पार्ट पे बात कर लेते हैं कि हमने सॉल्यूशंस पार्ट 3 के अंदर क्या स्टार्ट किया था। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता होगा कि हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट हो चुका था। क्या स्टार्ट हो चुका था बच्चों? हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट हो चुका था। कंसंट्रेशन टर्म्स, और इस कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हमने टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स का लिस्ट दिया था, जो 4 वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहे थे, यानी 4 टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे थे और 4 मास पे डिपेंड कर रहे थे, यानी 4 टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। तो टोटल हमारे सिलेबस में 8 कंसंट्रेशन टर्म्स स्टडी करना है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स और उनके ऊपर हमने अच्छे न्यूमेरिकल कर लिया था। थोड़ा याद दिला देना चाहते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कौन कौन सा 3 कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कशन किया था और उसके ऊपर न्यूमेरिकल किया था। सबसे पहला हमने कंसंट्रेशन टर्म्स वेट बाय वेट स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था बच्चों? तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हमने वेट बाय वेट परसेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हमने वेट बाय वेट परसेंट पढ़ा था। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स हमने क्या पढ़ा था बच्चों? तो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स क्या पढ़ा था स्टूडेंट? तो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। और थर्ड हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स हमने क्या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था? वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ये 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डील कर लिया था, स्टडी कर लिया था, और इनके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आई होप आपको वो लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो जो लोग कंसंट्रेशन टर्म्स का वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं देखे हैं, वो फटाफट इस लेक्चर्स के पहले वो लेक्चर्स जरूर देख ले, सॉल्यूशंस पार्ट 3 जरूर देख ले। तो ये लेक्चर्स बिल्कुल और अच्छे से समझ में आपको आने वाला है। ओके बच्चों, चलो इसके अंदर एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा वेट बाय वेट परसेंट होता है, वेट बाय वेट परसेंट हमारा मास डिपेंडेंट होता है बच्चों। क्या होता है? मास डिपेंडेंट। ओके, क्या होता है बच्चों? मास डिपेंडेंट बताए थे ना, वेट बाय वेट में हमारा मास आता है, इसलिए ये मास डिपेंडेंट था। मास डिपेंडेंट था और क्या था बच्चों? टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट था। मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वेट बाय वेट परसेंट हमारा मास डिपेंडेंट होता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मास डिपेंडेंट होता है बच्चों और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, यूनिट लेस होता है बच्चों। क्या होता है? यूनिट लेस। क्यों यूनिट लेस होता है वेट बाय वेट परसेंट? क्योंकि वेट बाय वेट परसेंट के फॉर्मूला में ऊपर भी मास, न्यूमरेटर में भी मास, डिनोमिनेटर में भी मास, ऊपर ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हमारा यूनिट लेस होता है।
उसी प्रकार से अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे बच्चों? ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा और साथ में टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। वॉल्यूम डिपेंडेंट के साथ साथ बच्चों ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होगा। और दूसरा बात, ये भी हमारा यूनिट लेस होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के फॉर्मूला में ऊपर हमारा क्या आ रहा था बच्चों? ऊपर हमारा सॉल्यूट का वॉल्यूम आ रहा था और नीचे बच्चों हमारा सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। तो ऊपर अगर हम मिलीलीटर में लेते हैं तो नीचे भी मिलीलीटर मिलेंगे, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, यूनिट कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारा यूनिट लेस होगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की अगर बात करें तो ये हमारा मास, ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा बच्चों। क्या होगा? वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है, तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होंगे। और जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं बच्चों वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। ओके बच्चों, चलो इसके अगर यूनिट की बात कर ले बच्चों तो इसका यूनिट हमारा क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला में ऊपर वेट का मतलब ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का मतलब ml, तो इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो ग्राम पर ml होता है। क्या होता है बच्चों? ग्राम पर ml, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का जो यूनिट होता है बच्चों वो हमारा ग्राम पर ml। यहां तक हमने बात कर लिया था। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो इसको रफ कर रहे हैं, ये लिख लेना आप लोग। ओके चलो, तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आज के इस लेक्चर्स में स्टार्ट होने वाला है। और याद होगा जब हमने कंसंट्रेशन टर्म्स का लिस्ट दिया था वहां पर 3 ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स का नाम लिया था जिसके बारे में बोला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कौन कौन सा? मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो आज हमारा चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। कहां से स्टार्ट हो रहा है? मोल फ्रैक्शन से। तो हम लोग चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट? तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम लोग 3 तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया था, उसके बारे में भी अभी डिस्कशन किया थोड़ा। अब हम लोग चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स आज के इस लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं और दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज। ओके बच्चों, तो हम लोग आज के इस लेक्चर्स में मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन, जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे आईटी मेंस, नीट, एडवांस सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोल फ्रैक्शन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। तो फटाफट आप लोग नोटबुक को ओपन करें और अपने नोटबुक के अंदर हेडिंग डालें कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा क्या है? मोल फ्रैक्शन, और उस पर स्टार लगा ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन स्टार्ट होने वाला है। ओके बच्चों, हिंदी में मोल अंश बोलेंगे और इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। मोल अंश भी बोला जाता है, मोल प्रभाज भी बोला जाता है। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन। तो आप अपना कॉपी को बंद कर लो और यहां पर बोर्ड पे फोकस करो। याद होगा हमने क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के अंदर इनको डिटेल से स्टडी किया था। ओके, हम यहां भी इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। जो जानते हो उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं जानते हो उनका तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। चलो, तो मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इनका डेफिनेशंस की बात हम लोग करने से पहले कुछ इनके बारे में आपको पहले बता देते हैं। देखो, अभी तक हमने कितना कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा? 3 कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन कौन सा बच्चों? वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और थर्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ये जो तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स था बच्चों, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स
हमने पूरे सॉल्यूशंस का डिराइव किया था, हमने पूरे सॉल्यूशंस का निकाला था। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अभी तक हमने जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था वो सारा कंसंट्रेशन टर्म्स हम होल सॉल्यूशंस का निकालते हैं, पूरे विलियन का निकालते हैं, पूरे सॉल्यूशंस का निकालते हैं। जैसे वेट बाय वेट परसेंट सॉल्यूशंस का निकालते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशंस का निकालते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशंस का निकालते हैं। लेकिन मोल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग पूरे सॉल्यूशंस का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और इतना ही नहीं, हम लोग चाहें तो सॉल्यूट का अलग से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का अलग से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। यानी हमारा मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसके द्वारा हम सॉल्यूट का अलग कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का अलग कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं और सॉल्यूशंस का अलग कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं। यानी हम लोग इंडिविजुअल पूरा सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन टर्म्स तो पूरा सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन तो हम निकाल ही सकते हैं, इनके अलावा हम लोग सॉल्यूट का अलग से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का अलग से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये खास बात इस कंसंट्रेशन टर्म्स में उपस्थित है। क्या खास बात है बच्चों, जो अभी तक तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में नहीं आया था, वो खास बात इसके अंदर है। तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर हम चाहें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग हम वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट नहीं निकाल सकते। हम जब भी ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड करेंगे पूरे सॉल्यूशंस का, अकेला सॉल्यूट और अकेला सॉल्वेंट का नहीं, पर मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसके अंतर्गत हम सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं, यानी अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और पूरे सॉल्यूशंस का भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका खास बात यही है। क्या खास बात है बच्चों, कि इसके अंदर इंडिविजुअल सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके, उनको हम नोट में आगे चलकर लिखवा देंगे या अभी चाहो तो अभी लिख देते हैं। ओके चलो, तो हम लोग नोट में इस बात को निकाल लेते हैं। ओके चल, क्या नोट में, कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल मतलब अलग अलग हम सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का अलग अलग हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंडिविजुअल, यानी हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग नोट में लिख लो पहले। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं और इनके डेफिनेशंस पे आते हैं। ओके बच्चों, चलो इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके आप लोग। चलो अब हम लोग डेफिनेशंस पे आते हैं बच्चों। देखो ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशंस क्या होता है। हम सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए दोनों के लिए बात करेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशंस के लिए भी बात करेंगे। तो सुनना, इन जनरल हमारा मोल फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, सुनना। मोल फ्रैक्शन एक ऐसा रेशियो होता है, एक ऐसा रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है बच्चों, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोलों की संख्या तथा सॉल्यूशंस के टोटल मोलों की संख्या के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, तथा
पूरे सॉल्यूशंस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब सुनना डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। सिंपली मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो जो अभी तक हमने बोला वो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन ही था। एक बार फिर से हम रिपीट कर देना चाहते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज यानी मोल अंश विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहा जाता है। ओके बच्चों, चलो इसका डेफिनेशन हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। चल, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of solute or solvent, number of moles of solute or solvent to the total number of moles of solution, to the total number of moles of solution. That type of ratio is called as mole fraction. That type of ratio is called as mole fraction. It is the ratio of number of moles of solute या solvent to the total number of moles of solutions. That type of ratio is called as mole fraction. It is denoted by zeta. It is denoted by zeta या eta, zeta या neta. It is denoted by zeta या neta. zeta को हम लोग कैसे दिखाते हैं सिंबॉलिकली, तो zeta को सिंबॉलिकली x के रूप में दिखाया जाता है। किसके रूप में दिखाया जाता है बच्चों? x के रूप में, इस तरीके से। या नीटा से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नीटा को बच्चों n के रूप में दिखाया जाता है। जनरली ज्यादातर हमारा इस सिंबल का यूज होता है मोल फ्रैक्शन के लिए, जीटा। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? जीटा। सिंपली x से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, x के जैसा ही होता है हमारा जीटा। जीटा इज अ ग्रीक सिंबल जो किसके लिए यूज हो रहा है बच्चों? मोल फ्रैक्शन के लिए। ओके, आप लोग कैपिटल X से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल X के जैसा ही होता है। तो जीटा या फिर नीटा, बट ज्यादातर बुक में जो हमें मिलता है वो जीटा ही मिलता है, एक्स के जैसा होता है। क्या होता है? एक्स के जैसा। ओके बच्चों, चलो अब इसका हम लोग हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या को, विलयन के कुल मोलों की संख्या को, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। इसे जीटा या नीटा द्वारा
सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। चलो, अब इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो, आ गया ना डेफिनेशन समझ में बच्चों? चलो, इजी है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है इसके अंदर। चलो, अब देखो, इसके अंदर हम लोग सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का पहले अलग अलग हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ओके, फिर सॉल्यूशंस के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोलों की संख्या को स्मॉल na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या को हम na मान रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोलों की संख्या को हम nv मान रहे हैं। यानी कैपिटल ए हमारा कैपिटल A प्लस B मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है। मान लेते हैं कैपिटल A प्लस कैपिटल B मिलकर सॉल्यूशंस बन रहा है। कैपिटल A को मान लिया हमने सॉल्यूट, कैपिटल A को क्या मान लिया? सॉल्यूट। कैपिटल A को हमने मान लिया सॉल्यूट और कैपिटल V को हमने मान लिया सॉल्वेंट। ओके, कैपिटल A को हमने सॉल्यूट मान लिया और कैपिटल B को हमने सॉल्वेंट मान लिया। तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या को Na मान लिया और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या को Nb मान लिया। ओके बच्चों, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, Na प्लस Nb होगा या नहीं होगा? अरे भाई, सॉल्यूशंस में दो ही चीज तो होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो पूरे सॉल्यूशंस का मोल किसके बराबर होगा? सॉल्यूट के मोलों की संख्या प्लस सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या को ऐड कर दोगे तो टोटल सॉल्यूशंस का नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकल जाएगा? सॉल्यूशंस का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है बच्चों? तो सॉल्यूट का जितना मोल्स होगा, सॉल्वेंट का जितना मोल्स होगा, सबको जोड़ देंगे तो हमारा किसका मोलों की संख्या निकलेगा? तो हमारा सॉल्यूशंस के मोलों की संख्या निकलेगा। किसके? सॉल्यूशंस के मोलों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया? Na प्लस Nb। ये हमारा Na सॉल्यूट के मोलों की संख्या प्लस Nb सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, दोनों ऐड करने पर टोटल सॉल्यूशंस के मोलों की संख्या मिल जाएगा। ओके बच्चों, ये तीन चीज हमेशा ध्यान रखना। Na हमारा सॉल्यूट के मोलों की संख्या, Nb हमारा सॉल्वेंट के मोलों की संख्या और Na प्लस Nb टोटल सॉल्यूशंस के मोलों की संख्या। अब हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। सबसे पहला देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। इसको हम लोग डिनोट करेंगे जीटा ए से। जीटा ए से, ए मतलब सॉल्यूट, ए को हमने क्या माना है? सॉल्यूट। तो जीटा ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जीटा ए बराबर क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया बच्चों? अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगा क्या? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट के मोलों की संख्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सॉल्यूशंस के मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये बच्चों समझ में आया होगा। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज जीटा ए बराबर, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, अरे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या बताए थे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम यहां सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो न्यूमरेटर में सॉल्यूट का मोल्स और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशंस का मोल्स। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, तो जीटा ए बराबर सॉल्यूट के मोल्स को हमने Na माना है, तो ऊपर आ गया Na डिवाइडेड बाय सॉल्यूशंस के मोलों की संख्या क्या आया है बच्चों, तो Na प्लस Nb, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला जीटा ए बराबर क्या आ गया, Na बटा Na प्लस Nb। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग इसी प्रकार से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बच्चों। किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। चलो तो हम लोग सेकंड में सॉल्वेंट, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। चलो सेकंड में हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पर सॉल्वेंट कर देते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, तो सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहां ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, तो ए की जगह पर बी आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल बी को हमने सॉल्वेंट माना है। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, जीटा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, जीटा बी। तो जीटा बी हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह क्या आ जाएगा, बस सॉल्वेंट, बाकी नीचे तो वही रहेगा। बस फॉर्मूला में बस इतना ही चेंजेस आएगा। अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो ऊपर सॉल्यूट का मोल्स आएगा, और अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं बच्चों, तो ऊपर सॉल्वेंट का मोल्स आएगा। सिंपल याद रखना है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल याद रखना है बच्चों। अगर हमसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा, तो हम न्यूमरेटर में सॉल्यूट का मोल्स रखेंगे और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशंस का मोल्स रखेंगे। अगर हमसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा बच्चों, तो हम न्यूमरेटर में सॉल्वेंट का मोल्स ले लेंगे और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा सॉल्यूशंस का टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहां पर भी ये क्या आ जाएगा, यहां पर जीटा भी आ जाएगा, और यहां पर सॉल्वेंट के मोलों की संख्या हमने एनबी माना है, तो इसके जगह पर एनबी आ जाएगा बस, और ये तो Na प्लस एनबी रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, यानी हमने सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया। सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का हमने क्या कर लिया बच्चों, मोल फ्रैक्शंस का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस की बात करें, तो जीटा ए बराबर क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो Na प्लस Nb। ये हमारा किसका मोल फ्रैक्शन आया बच्चों, तो ये हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया। उसी तरीके से जीटा बी हमारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो Nb बटा Na प्लस Nb, ये हमारा किसका मोल फ्रैक्शन आ गया बच्चों, तो ये हमारा आ गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन बच्चों, सॉल्वेंट का। तो हमने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब मेरा इंटरेस्ट सॉल्यूशंस के मोल फ्रैक्शन के लिए है। यानी अगर हम बात कर लें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा बच्चों, सिंपल सी बात है। एक सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें, तो सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। हमें निकालना है पूरे सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन। कैसे निकलेगा, दिमाग लगाओ।
सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन को अगर हम चुपचाप XA से दिखा दे, किससे दिखा दे, जीटा से, तो जीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीटा A यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस जीटा B यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। चलो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या आया था बच्चों, Na बटा Na प्लस NB आया था ना, प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आया था बच्चों, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को जब ऐड करोगे बच्चों तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम क्या आएगा, Na प्लस NB का एलसीएम Na प्लस NB आ जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ Na प्लस NB ऊपर क्या आ जाएगा, Na प्लस NB आ गया ना, इसको आप सोल्व करो तो यही तो मिलेगा, Na प्लस NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, कट के क्या आ गया बच्चों 1, कट के क्या आ गया बच्चों 1। इसका मतलब जीटा हमारा क्या आ गया 1। ये क्या हुआ सर, ये चमत्कार हुआ बच्चों, ये क्या हुआ बच्चों, चमत्कार हो, इसको बोलते हैं चमत्कार। कैसे चमत्कार हुआ, ऐसे चमत्कार हुआ, जब भी आप किसी भी सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो हमेशा उसका वैल्यू 1 आएगा। ये हमेशा याद रखना कि अगर हमसे सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगा, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम, एग्जैक्टली 1 आता है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे तो सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन मिलेगा और हमेशा कितना मिलेगा बच्चों, तो 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां से आप एक बात बोल सकते हो कि अगर जीटा हमारा क्या है, पूरे सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन है, तो जीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जीटा A प्लस जीटा V बराबर 1। अरे इन दोनों को ऐड करने पर ही तो 1 मिला है ना, जीटा A प्लस जीटा V को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। तो यहां से चाहो तो जीटा A बराबर निकाल सकते हो 1 माइनस जीटा B, ओके, या फिर यहां से जीटा B बराबर क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस जीटा A। तो यहां से दो और फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला, यदि आपको जीटा A दिया है, मतलब यदि आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हो, अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप इनका इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, इनका इस रूप में और इस रूप में। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां से कुछ बातें नोट में आपको समझना होगा। क्या समझना होगा नोट में, चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं, ओके, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। चलो तो यहां से हम लोग नोट में ये लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मोल फ्रैक्शन को लेकर हम लोग नोट में लिखना चाह रहे हैं। नोट, एक नोट तो पहले लिखवाए थे ना, उसको भी यहीं शामिल कर लेना। चलो कर ही देते हैं, वो शुरुआत वाला नोट्स को भी यहीं शामिल कर देते हैं, ठीक है, या आप लोग शामिल कर लेना। शुरुआत में ये डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले नोट लिखवाए थे ना कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख लेना। सेकेंड नोट से हम लोग लिख रहे हैं, उस लाइन को पहले लिख लेना यहां पर। सेकेंड नोट, जो हमारा देखो जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, मोल फ्रैक्शन कभी भी मोल फ्रैक्शन कैन नॉट बी 0। तीसरा मोल फ्रैक्शन कैन नॉट बी निगेटिव। ये दो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी सॉल्यूशंस या
सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल दो, कभी भी जीरो नहीं आएगा और ना ही कभी निगेटिव में आएगा। मोल फ्रैक्शन या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का या सॉल्यूशंस का, किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन जीरो कभी भी नहीं हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है। यह बात हमेशा याद रखना। थर्ड यानी फोर्थ पॉइंट की बात कर ले, मोल फ्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और मोल फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। चाहे आप सॉल्यूट का निकाल लो, सॉल्वेंट का निकाल लो या पूरे सॉल्यूशंस का निकाल लो, ना ही कभी जीरो आएगा ना ही कभी निगेटिव आएगा। अब अगला बात 4 नंबर पॉइंट समझो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होता है। यानी जब भी आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना, एक्स है हमारा क्या है, जीटा है हमारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमेशा जीरो से बड़ा और 1 से छोटा मिलेगा। जीरो से बड़ा और 1 से छोटा मिलेगा, हमेशा याद रखना। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमेशा जीरो से बड़ा और 1 से छोटा मिलेगा। अगर न्यूमेरिकल में आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जीरो से बड़ा और 1 से छोटा नहीं मिलता है तो आपने कहीं न्यूमेरिकल में मिस्टेक किया है। तो ये चेक करने का प्रोसेस है। यही चीज सॉल्वेंट के साथ भी है। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जीटा बी से दिखाते हैं, ये भी जीरो से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन बच्चों जीरो से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। जीरो से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। और अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो पूरे सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यानी XA प्लस XB हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी पूरे सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी X बराबर XA प्लस SB और ये कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ओके, उसके बाद सातवां पॉइंट की अगर हम बात करें, सातवां पॉइंट की बात करें तो ये हमारा मास डिपेंडेंट होता है बच्चों। क्या होता है? मास डिपेंडेंट। याद करो जब हम लिस्ट दे रहे थे तो इसको किधर रखे थे? कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 हमारा क्या था? मास डिपेंडेंट वाला। तो मोल फ्रैक्शन हमारा मास डिपेंडेंट होता है। ओके, चल तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं इट इज मास डिपेंडेंट। इट इज मास डिपेंडेंट। और जो मास पर डिपेंडेंट होते हैं बच्चों वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं हम इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इट इज मास डिपेंडेंट और जो मास पर डिपेंड करते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज अ मास डिपेंडेंट और मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक आखिरी का नोट पॉइंट वाला सुन लो, नौमा, इट इज यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस। ये मात्रकहीन है। क्यों मात्रकहीन है? क्योंकि आप फॉर्मूला समझो, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स। सुनो बात को, न्यूमरेटर में भी मोलों की संख्या, डिनोमिनेटर में भी मोलों की संख्या, यानी दोनों यूनिट सेम हो जाएगा, कट जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो इट इज यूनिट लेस। ओके बच्चों, यानी वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये दोनों के अलावा मोल फ्रैक्शन भी हमारा यूनिट लेस होता है। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। एक बात और समझ लो, 10वां पॉइंट, इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके बच्चों, सारे पॉइंट को। पॉइंट से भी कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं। ये जो हमने 9 पॉइंट करवाया ना, इस 9 पॉइंट में कई बार किसी ना किसी पॉइंट पर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। आखिरी पॉइंट, कभी कभी हमें मोल फ्रैक्शन ना पूछ करके मोल परसेंट पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बच्चों? मोल परसेंट। मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछ लेता है और मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेता है। तो मोल परसेंट और मोल फ्रैक्शन में थोड़ा सा का अंतर है। मोल फ्रैक्शन क्या था बच्चों? तो मोल फ्रैक्शन हमारा, अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट की अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन की सॉल्यूट की बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो जीटा ए बराबर Na बटा NV
Na/Na प्लस Nb, ये हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। इसको अगर 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये मोल परसेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट। कुछ नहीं करना है, मोल परसेंट वाले फॉर्मूला में, ये मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला में 100% से आप मल्टीप्लाई कर दो तो यही फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन के बजाय मोल परसेंट ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या होता है? Nb/Na प्लस Nb। अब इसमें आप क्या करो, तो इसमें आप 100% से मल्टीप्लाई कर लो तो अब ये क्या कहलाएगा बच्चों? तो ये मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कहलाएगा। तो मोल फ्रैक्शन से मोल परसेंट में बदलना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मोल परसेंट से मोल फ्रैक्शन में लाना है तो 100% जो मल्टीप्लाई की हो उसको हटा दो तो मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि मोल फ्रैक्शन से मोल परसेंट में लाना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। मोल परसेंट से मोल फ्रैक्शन में लाना है, 100% जो मल्टीप्लाई किए हो उसको हटा दो। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और हमारा मोल फ्रैक्शन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो तो मोल फ्रैक्शन हमारा समाप्त हो गया है कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर, और अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। चलो, बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है। इसके ऊपर देखो क्या बोला है 46 ग्राम। अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले एक बात और बता देते हैं जो कई बच्चों को शायद नहीं पता होगा, जिन्होंने क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो शायद उनको नहीं मालूम होगा, इसीलिए न्यूमेरिकल करने से पहले उस चीज को भी बता देते हैं। जो बार बार मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है ना। अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये बार बार आ रहा है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का जनरल फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो आपको हम पढ़ाए थे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, यानी मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? मोलों की संख्या, जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल n से। तो ऊपर क्या आता है? मास, मतलब क्या आ गया बच्चों? द्रव्यमान। और नीचे क्या आ गया बच्चों? मॉलिक्यूलर मास, जिनको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। ये हमने 11th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। तो जो लोग जानते हो उसके लिए तो अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हो उसको हम बता दे रहे हैं। ओके, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? तो मास बटा मॉलिक्यूलर मास के फॉर्मूला से मोलों की संख्या निकल जाता है, यानी द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। अगर हम बात कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या की बात करें तो इसको अगर हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा? मास भी सॉल्यूट का आएगा। अरे सॉल्यूट के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो मास भी तो किसका आएगा? सॉल्यूट का। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी Ma डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें बच्चों, तो इसको अगर हम Nb से दिखाते हैं तो सॉल्वेंट का हम मोल्स निकाल रहे हैं तो मास भी किसका आएगा बच्चों? सॉल्वेंट का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को Mb से और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल Mb से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या आ गया होगा? समझ में आ गया होगा।
तो ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 के मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में सीखा था। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस फॉर्मूला होता है। तो जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया, जिनको पता था उनका रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं। चलो एक बात और, सर ये मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट होगा? फिर से वही बोलेंगे कि जिनका पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री क्लास 11 का मोल कॉन्सेप्ट उनको मालूम होगा, और जिनका नहीं पढ़ा है उनको नहीं मालूम होगा। चलो बता देते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास, जिसको हिंदी में आणविक द्रव्यमान और शॉर्ट में कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आणविक द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं? चलो हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे सपोज हमें H2O का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। किसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए बच्चों? H2O का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, MH2O, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो कैसे निकालते थे याद करो, परमाणु भार जोड़ जोड़ कर, यानी जो जिस एलिमेंट का या जिस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है उसके अंदर जितने भी एटम्स आएंगे सभी एटम्स का एटॉमिक वेट को ऐड कर देंगे। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार को ऐड कर देंगे। तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? एटॉमिक वेट 1 होता है, तो 1, और कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 1 गुना 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। सर हम तो 8 जानते। अरे 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, चूंकि 1 ऑक्सीजन है तो 16 ऐड हो जाएगा, तो 1 गुना 2, 2 और प्लस 16 तो 18, और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम होता है। तो हमेशा मॉलिक्यूलर मास ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर AMU के फॉर्म में। तो 18 ग्राम बोल लो या 18 AMU बोल लो, एक ही बात होता है। हमने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था क्लास 11 में डिटेल से। ओके बच्चों, तो हम हर बार ग्राम के फॉर्म में ही दिखाएंगे। AMU भी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लें। चलो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लेना बच्चों, जिनका पढ़ा हुआ है वो दोबारा लिख लेंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमसे पूछा है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका पूछा है? H2SO4 का। तो हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, 1 गुना 2, प्लस सल्फर का 32 होता है, 1 सल्फर है तो 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, और कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो 16 गुना 4, तो 1 गुना 2, 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौका 64, जोड़ दो कितना आ गया? तो 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 ग्राम। कितना आ गया बच्चों? तो यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 98 ग्राम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो अब हम लोग मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलो तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं और आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल C2H5OH। C2H5OH को इथाइल एल्कोहल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? इथाइल एल्कोहल। तो 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल C2H5OH dissolved in 54 ग्राम वाटर। 54 ग्राम वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। 46 ग्राम H2SO4 सॉरी 46 ग्राम C2H5OH इथाइल एल्कोहल dissolved in 54 ग्राम H2O। Then find the mole fraction of
सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, तो हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालने बोला है, सॉल्वेंट का निकालने बोला है और सॉल्यूशंस का निकालने बोला है। अगर ये केवल मोल फ्रैक्शन और केवल सॉल्यूशंस का भी बोलता तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालना पड़ जाता, या फिर दोनों में से एक निकालना पड़ता। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन देखते हैं। देखो इथाइल एल्कोहल, देखो एक सॉल्यूशन है 46 ग्राम, क्या है बच्चों? इथाइल एल्कोहल है। और क्या है? 54 ग्राम वाटर H2O। ये मिलकर क्या बना रहा है? तो एक सॉल्यूशन बना रहा है बच्चों। अब बताओ, दोनों हमारा लिक्विड होता है। जब दोनों लिक्विड है यानी दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिसीजन अमाउंट पर होगा। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्वेंट होगा और जिसका अमाउंट कम होगा सॉल्यूट होगा। तो देखो 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल है और 54 ग्राम वाटर है, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। इसका मतलब वाटर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, और 46 ग्राम इथाइल एल्कोहल ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका मास कम है, 46 ग्राम है और ये 54 ग्राम है, कम है। जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है सॉल्वेंट। ओके, चलो तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जीटा ए, तो जीटा ए क्या है? कौन है सॉल्यूट? हमारा सॉल्यूट C2H5 है, तो हम ए की जगह C2H5OH भी लिख सकते हैं। यानी जीटा ए बराबर जीटा C2H5OH, यही हमारा सॉल्यूट है। बराबर सॉल्यूट के मोलों की संख्या Na बटा Na प्लस NB। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, ए की जगह सॉल्यूट रख देते हैं। सॉल्यूट हमारा क्या है? C2H5OH। ओके, डिवाइडेड बाय NC2H5OH। ओके बच्चों, प्लस और ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमारा कौन है बच्चों? H2O, तो H2O NH2O, ये B की जगह हो गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें C2H5OH का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा और H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले में रख देंगे, C2H5OH का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो यहां तक लिखो। चलो तो NC2H5OH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका निकालेंगे। तो क्या है फॉर्मूला? मास ऑफ C2H5OH, मास ऑफ C2H5OH। ओके बच्चों, मास ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH। अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ जाएगा। देखो ना, मास तो पता है ना, कितना दिया है? मास कितना है? 46 ग्राम गिवन है, यानी ये हमें गिवन है। मास ऑफ C2H5OH कितना ग्राम है? 46 ग्राम गिवन है। पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH ये निकालना पड़ेगा, और अभी अभी सिखाए हैं कैसे निकाला जाता है। इनका एटॉमिक वेट जोड़ दिया जाता है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का और 12 उसका एटॉमिक वेट। तो 12 गुना कितना कार्बन है? 2, तो 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, कितना हाइड्रोजन है? 5, तो 1 गुना 5 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, कितना ऑक्सीजन है? 1, तो 16 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और कितना हाइड्रोजन है? 1। चलो 12 दूना 24, 12 दूना 24 प्लस 1 गुना 5 5 और प्लस 16, जोड़ो सबको, जोड़ो। कितना आ गया बच्चों जोड़ करके? तो 16 और 24, 16 4 20, 20 20 40 और 5 45, यही आया ना? देखना तो
कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, ठीक है। तो 12 दूना 24 प्लस 1 गुना 5 प्लस 16 और प्लस 1, ओ प्लस 1 भी तो है यार, 1 भी तो है, 1 भी तो है। तो कितना आ गया देखना, तो हो गया 24 और 16 40, 40 और 5 45 और 1 46 ग्राम आ गया। यानी C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास आ गया 46 ग्राम। रख दो, मास कितना दिया है, मास भी दिया है इसका 46 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना आया 46 ग्राम। तो 46 ग्राम डिवाइडेड बाई 46 ग्राम कट करके 1 आ गया बच्चों। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास यानी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया बच्चों, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 1। क्या निकल गया 1, यही तो निकालना था। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल, यानी NC2H5OH कितना मिल गया बच्चों 1 आया। अब हमको निकालना है NB बोले तो H2O, तो मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। देखो मास ऑफ H2O गिवन है, मास ऑफ H2O गिवन है बच्चों कितना 54 ग्राम। ओके, बट हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O निकालना है, निकाल दो। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ओके बच्चों, तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना मिल गया 16 ग्राम। रख दो फॉर्मूला में। मास कितना दिया है, तो सॉरी 18 ग्राम मिला है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम। अच्छा, H2O का मास कितना गिवन है 54 ग्राम, तो 54 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आया 18 ग्राम। कितना ग्राम आया बच्चों 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम 18 या 54 3 मोल। कितना मोल आ गया बच्चों 3 मोल। यानी हमें H2O का भी मोल्स पता चल गया। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कितना मोल आ गया 3 मोल आ गया। वीडियो पॉज करके लिख लेना। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया बच्चों 3 मोल, 1 मोल और 3 मोल। ओके चलो, अब रख दो फॉर्मूले में, रख दो। क्या था, मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O कितना है, C2H5OH का मोल्स कितना है 1 और C2H5OH का मोल्स 1 और H2O का मोल्स 3, तो 1/3 1 4, तो कितना हो गया C2H5OH आ गया 1/4, कितना हो गया 0.25। कोई यूनिट नहीं होता है, तो बस इतना ये मिल गया हमें। आई होप आपको समझ में आ गया। यानी सॉल्यूट क्या था इस सॉल्यूशंस के अंदर, इथाइल अल्कोहल, यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया बच्चों 0.25। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकाल दिए, सॉल्वेंट का निकालना है। तो चाहो तो अब कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर 1, तो वहां से आप चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर आप अलग से कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लो पहले अलग से कर देते हैं। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में हमारा क्या है बच्चों H2O, तो जीटा H2O बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय N C2H5OH प्लस NH2O। चल, तो H2O का नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों 3 बटा इसका कितना है 1 और इसका कितना है 3, तो 3 बटा 1 प्लस 3 4, 3/4 करोगे तो 0.75 आएगा। यानी हमारा सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकल गया। इन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन में कितना आ गया 0.75। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर इसका एक मेथड और है। हम जानते हैं x a प्लस एक्स बी बराबर 1,
यानी XC2H5OH प्लस XH2O बराबर 1। हमें किसका निकालना था? XH2O का। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XC2H5OH C2H5OH। तो 1 माइनस इसका कितना आया था? 0.25। तो तुम देखो 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0.75। देखो तो वही तो आया। तो चाहे आप इस वाले फॉर्मूला से निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट निकाल लो, जो मर्जी आए करो। ओके बच्चों, हमने दोनों मेथड बता दिया। अब तुम ध्यान से देखना, जो हमने नोट में पॉइंट लिखवाया था सारा पॉइंट वैलिड है कि नहीं देखना। देखो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 से बड़ा और 1 से छोटा आया है। देखो ना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.25, ये भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और सॉल्यूशंस का अगर हमें मोल फ्रैक्शन पूछा है तो सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ देंगे, यानी दोनों को जब जोड़ेंगे और तो डायरेक्ट बता देंगे ना 1। तुम चेक भी कर सकते हो, 0.25 प्लस 0.75 दोनों का मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे तो 1 के बराबर है। इससे ये बात भी प्रूव हो गया कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.25, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.75 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ओके बच्चों, तो इसी के साथ मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया और आज का लेक्चर बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंसंट्रेशन टर्म्स कंटिन्यू करेंगे। आगे हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। मोलारिटी और मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन इस लेक्चर्स के अंदर हो गया। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग 2 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, एक मोलालिटी और एक मोलारिटी। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।